हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने स्टडीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो चलिए आज जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को और डिस्कस कर लेते हैं। आज के वीडियो में टॉपिक्स बहुत ही काम के, रियल लाइफ में भी, हमारे डेली लाइफ में भी काम की चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में तो हैं ही काम की। तो कुछ चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिक्स करें, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और फुल स्कोरिंग होते हैं। और ये वाला जो वीडियो है ना, ये डीएलएड के स्टूडेंट्स, बीटीसी के स्टूडेंट्स, डाइट के स्टूडेंट्स, बीएलएड के स्टूडेंट्स, जो भी मतलब पीआरटी लेवल पर शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही काम का जो है इसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। देखिए पिक्टोग्राफ होता क्या है कि जब आप किसी डेटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पिक्चर्स जो है आपके स्माइली हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, या कोई और भी पिक्चर जो कि उस डेटा को सही तरीके से एक्सप्लेन करता हो। तो ये जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स जैसे गुलाब, गेंदा, जूही, दहेलिया, रजनीगंधा, ये सब दिया हुआ है और इन सब का संख्या दिया हुआ है कि गुलाब 30 है, गेंदा का नंबर 25 है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें डाटा गिवन है इसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो चलिए पिक्टोग्राफ शुरू करते हैं। तो अब देखिए 30, 25, 10, 45 आपको दिख रहा है ना कि ये जो है किसी तरीके से 5 का मल्टीपल जैसा लग रहा है। तो क्यों ना हम इसका जो है यूनिट बना लें। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो 5 फूल है, 5 फूल की क्वांटिटी को एक फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 30 फूल होंगे तो एक फूल 5 फूल के बराबर है। एक फूल का पिक्टोग्राफ, एक फूल का पिक्चर 5 फूल को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 फूल दिखाने के लिए हमें कितने फ्लावर बनाने पड़ेंगे? तो 30/5 हमें सिर्फ 6 बनाने पड़ेंगे। तो गुलाब का देखिए संख्या क्योंकि 30 था तो हम 5 फ्लावर का पिक्चर बना देंगे और एक फ्लावर का पिक्चर 5 फूल के बराबर है, तो 6 फूल का पिक्चर हमारे 30 गुलाब को दिखाएगा। फिर इसी तरीके से गेंदा है। गेंदा के जो हैं 5 आपको दिख रहे हैं, मैंने बनाए हुए हैं पिक्चर। क्यों? क्योंकि एक फूल 5 फूल के बराबर है, तो ये जो 5 फूल का पिक्चर है ये आपके 25 फूल के बराबर है। तो जूही देखिए सिर्फ 10 थे तो यहाँ पे 2 फूल बनाए गए हैं। दहेलिया आपके 45 थे तो 45/5 यानी 9, तो ये आपके जो है 9 फ्लावर्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए। और रजनीगंधा सिर्फ क्योंकि 15 थे, रजनीगंधा का नंबर 15 था, तो 15/5 यानी हमें 3 फ्लावर्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आप लोग पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे इसका आइडिया आपको लग गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप यूनिट्स में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा यूनिट लीजिए जो कि आप एक तरीके से उस सभी में जो है आपका यूज़ हो जाए। जैसे हमने 5 का यूनिट बनाया, क्योंकि जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, सब 5 के मल्टीपल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पाई चार्ट पर बेस्ड। देखिए पाई चार्ट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पाई चार्ट के लिए ना आपको एक चीज़ का आइडिया लेना है। जो पाई चार्ट है ना, वो क्योंकि एक वृत्त पे होता है, वृत्त में हम उसे बनाते हैं, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो एक पूरा एंगल होता है ना, वो हमारा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो बस पाई चार्ट का ना यही इन्फॉर्मेशन काम का है कि आपको ना इसमें जो भी डाटा है वो एंगल के टर्म्स में दिया रहता है। परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो हमें उसे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हमें पता है 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री। फिर हमें इन सब एंगल्स का आइडिया होना चाहिए और फिर हम पाई चार्ट ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट देखिए, 180 डिग्री का एंगल बता रहा है कि वो स्टूडेंट जो द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। 90 डिग्री यानी तृतीय श्रेणी वाले, 30 डिग्री वाले यानी जो अनुत्तीर्ण रह गए, और 60 डिग्री वाले वो हैं जो कि प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे करेंगे इन सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया कि सबसे अधिक बच्चे किसमें उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा किसमें उत्तीर्ण हुए हैं। आप देख लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे बहुत कम आने वाली है।
हमारे पास टोटल विद्यार्थी थे, टोटल स्टूडेंट थे 60, ठीक है ना। और देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल आपको किस में दिख रहा है, 180 डिग्री, यानी जो बच्चे द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं उनका संख्या सबसे ज़्यादा होगा। तो हम इस एंगल को संख्या में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम सबको पता है कि टोटल संख्या कितनी थी, 60, ठीक है ना। और ये जो 180 डिग्री है आउट ऑफ 360 डिग्री है, तो बस आपको क्या लिखना है, 60 इंटू 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो ये आपके 30 बच्चे आ गए आंसर। आप इसे सॉल्व कीजिए, देख सकते हैं आप। तो हमारा क्या होता है, 6 6 36, यहाँ पे ये हो गया, और तुम्हारा कितना आ गया फिर यहाँ पे 30 बच्चे आंसर आ गए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में कितने थे जी, तो देख सकिए प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो यानी हमारा टोटल बच्चे कितने थे, 60। तो हमारा क्या बनेगा, 60 इंटू 60 बटे 360 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10। तो आप देख सकते हैं कि 30 बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं और प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए हैं, 10। अब अगर हमें अनुपात निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए बच्चों का अनुपात। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम श्रेणी में पास हुए बच्चे 10 हैं और द्वितीय श्रेणी में पास हुए बच्चे 30 हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा, 10/30। उसे आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। तो हमने इसमें क्या सीखा, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें परसेंटेज की नॉलेज, और जो है टोटल एंगल जो होता है किसी भी वृत्त में वो 360 डिग्री होता है, इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। और परसेंटेज निकालना आना चाहिए, अनुपात निकालना आना चाहिए। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें हमारे काम आएंगी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि दुकानदार क्या करता है कि पहले जो है ना वो क्रमागत तरीके से छूट देता है कि पहले 30% छूट दे दिया, फिर 20% दे दिया, और फिर हमसे पूछा गया है कि क्या ये जो क्रमागत छूट है, ठीक है, ये बताओ एग्जैक्टली कितने % छूट के समतुल्य है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका होता है, मान लीजिए कि वस्तु का जो मूल्य है वो 100। हम अगर 100 से शुरू करेंगे तो हमारे परसेंटेज निकालने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है, उस पर सबसे पहले उसने 30% दिया छूट। तो आप बताइए, तो अगर उसने 30% का छूट दिया तो क्या करेंगे, 100 में से 100 का 30% माइनस कर देंगे तो 70 रुपया हो गया। फिर दूसरी स्थिति में इसने क्या बोला है, जो फर्दर आपका 70 रुपया आया ना उसके ऊपर वो दोबारा से 20% का छूट देंगे। क्रमागत छूट क्या होता है कि पहले आपको उसने कुछ x% का छूट दिया, फिर जो आपका वैल्यू आया उस पर फर्दर उसने मान लीजिए y% का छूट दे दिया। तो क्रमागत छूट देखते हैं। पहले आप देखिए, खरीदा था 100 रुपये में, पहले 30 रुपये का छूट दिया तो 70, अब 70 पे बोल रहा है कि मैं और 20% का छूट दे देता हूँ। तो 70 में से क्या करेंगे, 70 का 20% माइनस करेंगे तो 70 का 20% होता है 14। तो 70 में से 14 गया, कितना बचा जी, 56। तो यानी इस सिचुएशन में जो है 56 आ गया हमारा फाइनल, जो हमें हमारे पास रुपए आ रहे हैं या दुकानदार का विक्रय मूल्य 56 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि कुल छूट कितना मिला, तो 100 रुपये का वस्तु था और उसमें से जो है ना आप देख सकते हैं 100 रुपये का वस्तु का अगर हमने मान लिया क्रय मूल्य और 56 रुपये में बेचा गया तो कुल छूट उसने कितना दिया, मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो मान लीजिए 100 है और उसने जो बेचा है वो 56 रुपये में, तो कुल छूट कितना दिया, 100 में से 56। तो 100 में से 56 गया, कितना बचा हमारे पास, 44। तो आप सबको दिख रहा है क्योंकि उसका अंकित मूल्य कितना था, 100, वस्तु का मूल्य था 100 और बेचा है 56 में, तो छूट कितना हुआ, 44। तो आप देख सकते हैं कि कोई बच्चा इसे ये ना समझे कि 30%, 20%, कुछ तो लग रहा है कि ज़्यादा छूट मिल रहा है, ये एक्चुअली आपके 44% छूट के समतुल्य है। तो कभी कभी जो है ना क्रमागत छूट को जो है आपसे पूछा जाता है कि इस क्रमागत छूट का समतुल्य छूट निकालो। तो हमेशा क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादातर सिचुएशन में हम वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपया, और फिर हमारा ये सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि गिरीश की आय 100 रुपये है और वो खर्च करता है 75 रुपये, ठीक है ना,
अब उसकी नई आय क्या हो गई है, नई आय में उसका जो है बढ़ गया है, 120 रुपये आ गया अब उसके पास इनकम उसकी। और फिर खर्च वो बोल रहा है, खर्च वो बोल रहा है कि जो है ना 10% बढ़ गया। जो पहले का खर्च हो रहा था 75 रुपये, उसमें 10% और बढ़ा दो, तो 75 प्लस 75 का 10% यानी 7.5। तो अब जो है गिरीश की नए खर्चे कितने हो गए हैं, 82.5 रुपये। तो अब देखिए बताओ, अब उसका जो खर्चा 82.5 हो गया, लेकिन आय तो 120 रुपये हो गई है। तो बचत कितनी कर रहा है, तो 120 में से 82.5 जो उसके खर्चे हैं उसे आप माइनस कर देंगे, तो उसका बचत कितना आएगा, 37.5 रुपये आएगा, है ना। तो अब वो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहले का बचत कितना था भाई, 100 रुपये कमाता था, 75 रुपये खर्च करता था गिरीश, तो 25 रुपये की उसकी क्या होती थी, बचत। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, 120 रुपये उसकी आय भी तो बढ़ गई, और उसने उस हिसाब से थोड़े से ही खर्चे बढ़ाए हैं, तो अब उसके पास 37.5 रुपये की बचत है। तो पहले 25 था, अब जो है कितने का है, 37.5 का। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया, बचत में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप 37.5 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 12.5। अब आप इसका परसेंटेज हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल जो है उस पर निकलता है, जो पुराना था उसके रिस्पेक्ट में हमारा परसेंटेज वृद्धि निकलेगा। तो पहले की बचत 25 थी, बचत में वृद्धि हुई 12.5 इंटू 100। तो आप देख सकते हैं कि उसकी आय जब 100 से 120 रुपया हो गया, और 10% का खर्चा उसने बढ़ाया अपने ओरिजिनल प्रीवियस या इनिशियल खर्चे पर, तो आप देख सकते हैं कि उसकी वृद्धि, बचत में वृद्धि कितने परसेंट हो गई है जी, 50%। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपसे क्वेश्चंस ये बन जाएंगे। और ज़्यादातर सिचुएशन में कोशिश कीजिए, कि आप 100 रुपये ही उसे माने। तो चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया कि एक सुई है, ठीक है ना, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, तो वो जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो एक बार में एक ही साथ जो है वो जो है एक साथ इकट्ठी बजी हैं। उसके बाद वो कब बजती हैं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10, ये सारे मिनट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपके जो ना 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड के अंतराल पर ये अब बजती हैं। फिर उन्होंने पूछा है बताइए ये आधे घंटे के अंतराल पे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो क्वेश्चन आपने सुन लिया, जब ये शुरू किया गया है रीडिंग या एक्सपेरिमेंट, तो एक ही साथ सारी जो सुई हैं वो बजी हैं। फिर उसके बाद 2, 4, 6, 8 इस तरीके से उन सारे सुइयों के बजने में अंतराल आया है, ठीक है ना, प्रत्येक सुई। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका हम लसप निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। तो 2, 4, 6, 8 आप देख सकते हैं कि इसका लसप कितना आया, 120। अब यानी इसका मतलब ये है 120 क्या आया है, ध्यान दीजिए इसके यूनिट पे, सबसे पहले सेकंड है, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, यानी जो प्रत्येक सुई है वो 2 मिनट पे इकट्ठी बजेगी। तो आपने देखा ऐसे क्वेश्चन में हमें लसप निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 मिनट में इकट्ठी बजेगी। क्वेश्चन ये था कि 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो हम सबको पता है कि 2 मिनट में इकट्ठी बजेंगी, तो 30 मिनट में कितने बार 2-2 मिनट का वो देखेंगे, तो 30/2 और +1 क्यों किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो एक बार सारी इकट्ठी बजी थी, ठीक है ना। तो 30/2 +1, तो ये हमारा 16 बार इकट्ठी बजेंगी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से ज़रूर कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मान लीजिए 300 ग्राम चीनी में 300 ग्राम चीनी का घोल, शुगर सॉल्यूशन, 300 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है ना, 300 ग्राम चीनी का घोल, पानी भी होगा चीनी भी होगा, तो उसमें 40% चीनी है, और हमें क्या पूछ रहा है कि नए घोल में चीनी की जो परसेंटेज है 50% है, ठीक है ना, 50% रखनी है मान लीजिए। तो फिर बताइए नए घोल में हमें चीनी की परसेंटेज 50% रखनी है, तो फिर हम किस तरीके से निकालें, कैसे निकालें कि कितना जो है और मिलाई जाए।
तो ध्यान दीजिए 300 ग्राम चीनी का घोल है, उसमें 40% चीनी है। तो सबसे पहले ये परसेंटेज जो है ना इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी के घोल में कितनी चीनी होगी, 300 का 40%, तो 120 ग्राम चीनी है। ध्यान से देखिए 120 ग्राम चीनी है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, अगर हमें 50% चीनी उसमें लेके आना है घोल में, तो मान लेते हैं कि x ग्राम चीनी को और मिलाई जा रही है। तो अगर x ग्राम चीनी और मिलाई जा रही है तो भाई वो क्या हो जाएगा, फिर 300 प्लस x हो जाएगा, उसका 50% कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिए चीनी के घोल की भी मात्रा बढ़ेगी और इधर से हम चीनी बढ़ा रहे हैं। तो 300 प्लस x का 50% आप निकालिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, 120 प्लस x के। तो 300 प्लस x इंटू 50/100 इज इक्वल टू 120 प्लस x। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो चलिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, x की वैल्यू समीकरण सॉल्व करना 6th-7th में ही सीखा जाता है, बहुत सारे लोगों ने सीख भी लिया होगा। तो देखो क्या करना होता है, सारे x के टर्म्स को एक साथ ले जाओ। तो ये इधर x है, ये x/2 उधर जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा x/2, और इधर 150 में से 120 चला जाएगा तो 30। तो अब ये हमारा अपॉन में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 2 यानी 60 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे x की वैल्यू कितनी आई, 60 ग्राम, और पहले कितना था हमारा 120 ग्राम, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम 60 ग्राम चीनी और मिलाएं तो उसके अंदर जो चीनी की मात्रा होगी, उस घोल के अंदर जो चीनी की मात्रा हो जाएगी वो 50% हो जाएगी। आप इसे ज़रा वेरीफाई भी कर सकते हैं ना, जैसे मान लो 300 है, ठीक है ना, और 300 प्लस x था, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 60, तो 360, और 120 में भी तो हमने x ऐड किया ना, तो यानी चीनी हमारा कितना हो गया, 120 में अगर हम 60 ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 180। अब आप देख सकते हैं अगर चीनी का घोल 360 ग्राम है तो उसमें चीनी हमारा कितना है, 180 ग्राम। आप देख सकते हैं बिल्कुल 50% बन चुका है। तो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर में कभी भी डाउट हो ना, तो आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं कि कोई शहर है, उसकी जो जनसंख्या है ना, वो जो है आपको फाइंड आउट करनी है कि उसकी 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 70,000। देखिए आप ध्यान दीजिए कि जब भी हमें किसी शहर की, किसी चीज़ की, किसी वर्ष के बाद जो जनसंख्या निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए, वर्तमान जनसंख्या गुणे में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में होता है समय, जो कि ईयर्स में है। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या हमने खाली फॉर्मूले पे पुट कर देनी है वैल्यू। तो वर्तमान जनसंख्या है 70,000 और दर है आपका 5%, तो 1 प्लस 5/100 की पावर 2, क्योंकि 2 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं 70,000 इंटू, अब देखिए इसे ना सॉल्व कीजिए आप। तो 5/100 का मतलब है 1/20, है ना, 20×5 होता है ना, तो 1/20, तो 20 से कम 20 और 1 21/20 का पावर 2। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, 70,000 गुणे में 21/20 पावर 2 है, तो फर्दर 21/20। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77,175। आप देख सकते हैं यानी 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या जो है 7,175 और बढ़ जाएगी। और ये हमने कैसे निकाला है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आसान सा फॉर्मूला है। बिल्कुल आप इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए। कितने भी वर्ष की हमें जनसंख्या निकालनी हो, कितने भी वर्ष बाद हमें जनसंख्या निकालनी हो, हमारा फॉर्मूला होगा वर्तमान जनसंख्या गुणे में 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी पावर समय, जो भी हमें जितने भी साल का निकालना पूछा जाए। तो चलिए बच्चों, लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। बिल्कुल आप बने रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कोई भी इतना मुश्किल नहीं होता है। देखो आपको ना एक चीज़ दिमाग में रखना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का जो लसप है ना, वो मसप का जो है, 2 संख्याओं का लसप मसप का क्या है, 45 गुणे है, ठीक है ना। तो आप सबको, और इन दोनों का सम दे दिया है, लसप प्लस मसप है 1150। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है
लसप प्लस मसप का है 1150। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो लसप है ना, वो आपका जो है क्या है, देख सकते हैं जो लसप है वो जो है मसप का 45 गुणे है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम यहाँ पे कर सकते हैं कि संख्या का जो लसप है वो मसप का 45 गुना है। तो मैं क्या लसप को लिख सकती हूँ 45 गुणे मसप, लिख सकती हूँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरा 45 मसप प्लस मसप, तो आप देख सकते हैं 1150, तो हमारा 46 मसप हो जाएगा। तो इधर 1150 है दोनों का सम, तो मसप कितना हो जाएगा 1150/46, सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। और हम सबको फॉर्मूला पता है ना, एक क्या पता है, तो हमारा लसप का हम निकाल लेंगे। देखिए मसा आ गया 25, तो लसा कितना आएगा, लसा है हमारा मसप का 45 गुणे, तो यानी 45 गुणे 25, तो 1100, ये हमारा तुम्हारा ये आ जाएगा 1125। और एक फॉर्मूला जो मैं कहती हूँ सबको पता रहना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसप इंटू मसप, यानी लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक। तो 1125 इंटू 25 बटे में हमारा आ जाएगा क्या, पहली संख्या जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 125, और फिर हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे जो कि आएगा 225। चलिए अभी हमारा जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप सबने देखा होगा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करें, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर 3 दे दिया जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल आपने शायद निकाला भी हो, और अगर नहीं निकाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप दो संख्या का मसौपा निकाल लो, फिर उसका जो मसौपा आएगा ना, और फिर ये जो तीसरा संख्या है इनके मसौपा निकाल लो, क्योंकि जो मसौपा होंगे वो तो इन तीनों ही संख्या को डिवाइड करने चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 1872 और 1584 में छोटा क्या है, आपको दिख रहा होगा 1584 छोटा है, तो 1872 को 1584 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 1584 एकम 1584, नीचे आएगा 288। अभी जो इसका शेष है ना, अब इससे भाग होगा इसका जब तक ये पूरा ना कट जाए। तो जो 1584 आपका क्या बना हुआ था, भाजक, अब वो खुद भाज्य हो गया है, और इसके शेष से अब इसे इसका जो शेष आया था 1872 का, वो भाजक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि 288 को 5 बार गुणे करेंगे तो आपका 1440 आएगा, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 144 आएगा, फिर 288 जो भाजक बना था अब वो भाज्य बन गया है। 144 दूने 288 होते हैं, काटेंगे आपका 0 आ गया शेष। हमें ना महत्तम समापवर्ती में एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें तब तक करते चले जाना है जब तक कि हमारा शेष क्या ना आ जाए 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अभीष्ट भाजक है वो 144 है। अब हम क्या करेंगे, इस भाजक को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 144 उधर हमारा 336 रहा हुआ है, तो 336 और 144 का मसौपा निकालेंगे। आप सबको पता है 144 से 336 को डिवाइड कीजिए, 2 पे जाएगा 288, फिर ये हमारा बचेगा 48, फिर जो उसका वो भाजक था वो भाज्य बन गया, 48 तिये होता है 144। आप देख सकते हैं शेष हमारा 0 बच गया, और हमारा आंसर क्या आ गया 3। तो 48, आप देख सकते हैं कि 48 वो नंबर है जिसने फर्दर 144 और 336 को भी जो है पूरे तरीके से क्या कर दिया है, डिवाइड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 48 ही वो नंबर है जो 1872, 1584 और 336 का क्या है, मसौपा यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से महत्तम समापवर्तक निकालना है, किस तरीके से हमें किसी भी दूसरी संख्या को फाइंड आउट करना होता है अगर लसौपा मसौपा गिवन होता है। तो ये वाला वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसे 2-3 बार जितनी बार भी देखना हो देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस की और आप प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ अगर आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलें तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो पा रहा हो तो वो भी आप लिखिए, सारा आप लोगों के लिए सॉल्व किया जाएगा। बस आप एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।